हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर, जिसे हम हिंदी में सामाजिक संरचना कहते हैं। ये एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बोला है कि मैं इस टॉपिक पे उनको वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे बच्चे जो हैं इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, सभी इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इस जो टॉपिक है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको 3-4 चीजें जो है हमारे इस टॉपिक में आएंगी। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो चीजें आएंगी वो है हमारा मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा अपना मीनिंग, क्योंकि हम सबसे पहले मीनिंग में बताएंगे कि सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है, जिसको हम हिंदी में अर्थ कहते हैं या फिर आप मतलब भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरी जो चीज करेंगे वो है हमारी डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशंस हम करेंगे, और डेफिनेशंस जिसको हम हिंदी में परिभाषा बोलते हैं। और हमेशा ही आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जहां पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, डेफिनेशन लिखने को आ जाती है, तो आपको हमेशा ही 2 डेफिनेशंस तो लिखे ही आनी है। आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन एक मत लिख के आइएगा। हमेशा ही आप जो है 2 डेफिनेशन तो पक्का ही लिख के आइएगा। तीसरी चीज जो हम करेंगे वो है इसके फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक भी आप बोल सकते हो या फीचर्स भी बोल सकते हो, जिसे हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। और चौथी चीज जो आपके दिमाग से कभी भी उड़नी नहीं चाहिए, गायब नहीं होनी चाहिए, वो क्या है? यस, कंक्लूजन, यानी कि जिसको हम हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। 4th चीज जो क्वेश्चन के एंड में होनी चाहिए वो है कंक्लूजन। और मैं आपको बता दूं, इसको हम हिंदी में निष्कर्ष बोलते हैं। और एक बात जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि जो कंक्लूजन होता है पूरे 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरे 2 नंबर का कंक्लूजन होता है। आप सारा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से लिख के आ चुके हो, ठीक है, लेकिन कंक्लूजन भूल गए हो तो इसका मतलब ये है कि 2 नंबर आपके इस क्वेश्चन से ऑलरेडी उड़ चुके हैं। भले ही आपने कितना भी अच्छा क्यों ना, ये पॉइंट आपने अगर 3 जो है इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कंक्लूजन भूल गया तो 2 मार्क्स तो आपके ऑलरेडी कटेंगे ही कटेंगे। और ऐसा अगर आपको 4 क्वेश्चन एक पेपर में लिखने को आ जाते हैं तो वहां आप हर क्वेश्चन में अपने 2-2 नंबर तो काट ही लीजिएगा, अपने आप ही काट लीजिएगा, फिर जाके अपने नंबर लगाइएगा, हाँ मेरे इतने नंबर आएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये आपको लिखने का पैटर्न है, आपको कैसे पेपर में एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये जो 4 चीजें देख रहे हो इनको पैटर्न में लिखिएगा। सबसे पहले नंबर पर मीनिंग आएगा, दूसरे नंबर पर डेफिनेशन आएगी, तीसरे नंबर पर फीचर्स आएंगे, और 4th नंबर यानी कि कंक्लूजन। अब वैसे आपको पता ही है कि जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है, हमेशा लास्ट में ही आता है, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप इसको लिखना भूलिएगा मत। पक्का क्वेश्चन जो है आप भले ही इसके 2 लाइनें क्यों ना एंड में लिख के आ जाओ, आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, 2 लाइनें लिख के आ जाओ, कम से कम 1 नंबर तो आपको हासिल हो ही जाएगा ना। ठीक है, भूलने से तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा जो है, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा, तो याद रखिएगा। ये मेन कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अब मैं आपको बताना टॉपिक का शुरू करती हूँ कि अब हम बात करते हैं कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए मीनिंग की हम लोग बात करते हैं। तो एक बात तो आपको भी पता है कि हमारा जो समाज है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना है। ठीक है, बहुत सारी इकाइयां, जैसे हम इकाइयों की बात करें तो हमारी सभा हो जाती है, ठीक है, हमारी कुछ संस्थाएं हो जाती हैं, हमारा पद हो जाता है, ठीक है, हमारा जो है वो स्थिति हो जाती है, हमारी भूमिका आ जाती है। ठीक है, आप इसमें भूमिका भी ले सकते हो, यानी कि स्टेटस और रोल की बात हो रही है। इसको हम हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रोल। ठीक है, इसको रोल कहते हैं, और ये जो 2 चीजें हैं इनको हम लोग स्टेटस कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। कुछ बच्चों को हिंदी में भूमिका और पद स्थिति समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो ये है कि हमारा समाज बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है, और वो इकाइयां हैं सभा, संस्था, पद या स्थिति या भूमिका।
ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर हमारे समाज का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जो आपको हमेशा ही याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ इनको इनका नाम बता देने से ये नहीं हो जाएगा कि हमारा समाज का निर्माण हो गया। नहीं, हमारे समाज का निर्माण होता तो इन्हीं सब चीजों से है, लेकिन तब होगा जब इन सब चीजों के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, इंटरेक्शन होगी। अगर ये सब लोग अलग तरीके से ही, ये अपना अलग काम कर रहा है, सभा अपना अलग काम कर रही है, भूमिका अपनी कोई अलग तरह से निभा रहा है, तो फिर क्या है, हमारा समाज बन ही नहीं पाएगा। तो इसमें याद रखिएगा कि इन सब चीजों से तो हमारी सोसाइटी बनती है, लेकिन तब बनेगी जब इन सब चीजों के बीच में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का संबंध होता है। ठीक है। और एक बात आपको हमेशा एक और याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या किसी भी टॉपिक का मतलब बता रहे हो कि ये क्या होता है, तो पहले से तैयारी रखिएगा। किस बात की? आप एक एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि उदाहरण के साथ में, तो आपने साथ देखो मैंने बता दिया कि हमारा सोसाइटी इन सब चीजों से बनती है। अब आप क्या करोगे, आप नीचे उसी मीनिंग में लिखना एग्जाम्पल, यानी एक उदाहरण को जरूर आप वहां पर जो है वो एक्सप्लेन करके आइएगा। अभी तक मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास क्या है, लकड़ी है, कील है, ग्लू भी है जिसको आप कुछ भी और गोंद भी कह सकते हो, और हथौड़ा भी है या हथौड़ी आपके पास। ठीक है। ये क्या चीजें हैं? हाँ, ये जो हमारे पास लकड़ी है, कील है, हथौड़ी है और जो ग्लू है, ये सब चीजें क्या करती हैं? ये सब चीजों से क्या बनता है, हमारा टेबल बन सकता है या फिर कुर्सी बन सकती है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को एक जगह पर इकट्ठी रख देंगे तो क्या हम उसे टेबल कहेंगे? हम उसे टेबल नहीं कहेंगे। हम उन सब चीजों को टेबल तब कहेंगे जब हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को मिलाकर एक ढांचा तैयार कर देंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, चाहे वो कुर्सी का हो चाहे वो टेबल का हो। ठीक है। उसी प्रकार से तो हम समाज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों से हमारा समाज बनता तो है, लेकिन जब तक इनके बीच में किसी न किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार से लकड़ी है, कील है, इन सबको अगर अलग अलग बिखरी हुई पड़ी है तो उसको हम टेबल तो नहीं कहेंगे। ये तो सच है कि इन सब चीजों से ही हमारा मिलकर जो है वो टेबल का निर्माण होता है, टेबल बनता है। लेकिन जब हम इन सब चीजों को एक ढांचे में इनको कैद कर देंगे, लकड़ी को पूरी तरह ठोक ठाक के अच्छे से एक स्ट्रक्चर दे देंगे टेबल का, तब ही तो हम उसको टेबल कहेंगे ना। तो वही चीज सोशल स्ट्रक्चर में भी हमारा इसी तरह से आ जाता है। तो आप सबसे पहले बताइएगा कि ये जो सारी चीजें बताई हैं मैंने, सबसे पहले लिखिएगा, और सेकंड में आप क्या उसी मीनिंग में आपको कंक्लूजन, सॉरी जो हमारा एग्जाम्पल होता है आप अच्छे से लिख दीजिएगा। आपको भी अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो एग्जामिनर है उसको भी जब आप इस तरह से उसको लिख के दोगे ना, वो खुश हो जाएगा और उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मीनिंग आपको सोशल स्ट्रक्चर का समझ में आ गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है हमारा सोशल स्ट्रक्चर का परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। मैंने बोला था सबसे पहले मीनिंग कवर कीजिएगा और उसके बाद आपको परिभाषा कवर करनी है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार जैसे मेरे साथ भी हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं बीए में थी, तो 18 मार्क्स का नंबर आता है बीए में, तो वहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन ये सब चीज़ें आती हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिख दी और बाद में उसका मीनिंग लिख दिया। तो जब मेरा पेपर चेक होके आया तो मैम ने मुझे बताया कि बेटा, मतलब मैं हड़बड़ी में हो गया था। मीनिंग तो मुझे पता था कि मुझे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं हड़बड़ी में इतना घबरा गई थी कि मैं फर्स्ट टाइम तो बीए का पेपर दे रही, थोड़ा सा घबराहट थी मुझे कि 18 नंबर का है, कितने पेज लिखने, हो भी पाएंगे 3 घंटे में, नहीं हो पाएंगे, तो इसी वजह से हो गया था और फिर मेरे नंबर कट गए। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि सबसे पहले शांति से बैठिएगा और सबसे पहले मीनिंग लिखिएगा, फिर डेफिनेशन को लिखिएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, यानी परिभाषाओं की हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि कम से कम आप 2 डेफिनेशंस को लिख के आइएगा। ठीक है। एक मत लिखिएगा, 2 लिखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहली डेफिनेशन दे रखी है हमारी, टॉलकंज और पार्सन्स जो हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। ठीक है। देखिएगा, टॉलकंज और पार्सन्स ने सामाजिक संरचना की परिभाषा देते हुए कहा है कि सामाजिक संरचना शब्द को परस्परिक संबंधित
याद रखिएगा कि पारस्परिक संबंधित सभाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों, ठीक है। सामाजिक संरचना शब्द की बात कर रहे हैं कि जो हमारा सामाजिक संरचना एक शब्द है, वर्ड है, तो ये कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना शब्द को पारस्परिक संबंधित सभाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रतिमानों और समूह के सदस्यों के पद और भूमिका के रूप में चलिए डेफिनेशन कवर हो चुकी है हमारी, ठीक है। इसमें लिखा है कि जो पहली डेफिनेशन दे रखी है वो टॉल्कियन और पार्सन ने दे रखी है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना, इन्होंने पता है ये कहने की कोशिश की है कि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर शब्द है ना, ठीक है, उसको हम जो सभाएं होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक प्रतिमान को हम इंग्लिश में सोशल वैल्यूज कहते हैं, ठीक है, ओके, और समूह के सदस्यों के पद और भूमिका के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक संरचना शब्द है उसका प्रयोग हम इन सब के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन में समझाने वाली बात मुझे लगता नहीं कि कोई होती है, क्योंकि जो ऊपर से ये भी है कि जो डेफिनेशन होती है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कोई चीज समझ लेते हो तो उसको अपने शब्दों में लिखते हो ना, लेकिन डेफिनेशन में आप नहीं ऐसा कर सकते हो। जिसने जो डेफिनेशन बनाई है वही शब्द हमको याद करने पड़ते हैं, तो इसमें आप कोई चेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो दूसरी डेफिनेशन दी है वो है मैकाइवर की। इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन छोटी है, पहली बार की तरह बड़ी नहीं है, ठीक है। तो मैकाइवर ने कहा है कि उन्होंने कहा है सामाजिक संरचना क्या है, अमूर्त है, ठीक है। इनके अनुसार क्या है, सामाजिक संरचना अमूर्त है जिसमें कई समूह होते हैं। जैसे कौन कौन से समूह होते हैं, अपने परिवार होता है, हमारी नातेदारी होती है, ठीक है, जाति हो जाती है, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं। आदि भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दूसरी डेफिनेशन आ जाती है कि जो मैकाइवर है उन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। अमूर्त का मतलब पता है आपको क्या होते हैं, अमूर्त वो होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो उन्होंने कहा है कि ये सामाजिक संरचना अमूर्त है जिसमें कई समूह होते हैं, जैसे परिवार हो गया, अपना नातेदार हो गया या फिर जाति हो गया। तो डेफिनेशन हमारी कवर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं सोशल स्ट्रक्चर के फीचर्स की बात करते हैं, यानी जो मेन मुद्दा हमारा आ जाता है वो है हमारा इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए विशेषता मैं हेडिंग लिख ही देती हूँ। पहली जो हमारी विशेषता है वो है कि पहली जो हमारी विशेषता आती है वो ये है कि सामाजिक संरचना क्या होती है, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। और अमूर्त का आपको पता है, अमूर्त वो चीज होती है जिसका कोई आकार नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पर भगवान की मैं बात करूं, भगवान को आपने कभी देखा है? लोगों ने मूर्तियां अपनी सोच और समझ से ही बना रखी है, लेकिन रियलिटी में भगवान को हमने कभी देखा है या क्या हमने उनको छूने की कोशिश की है या कभी छुआ है? नहीं।
तभी तो बोलते हैं कि भगवान क्या है, निराकार है, जो हर जगह में है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम देख नहीं, जिसको हम क्या करते हैं, छू नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ हम जो है महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से समाज में क्या होता है कि बहुत सारी इकाइयां होती हैं, परिवार भी होते हैं, नातेदार भी होते हैं, हमारे जो है स्टेटस भी होता है, रोल भी होता है, लेकिन क्या है, हम क्या होता है, आपको पता है कि इन सब चीजों से मिलकर हमारे समाज का निर्माण होता है। लेकिन क्या कोई ढांचा है हमारे पास इस प्रकार से कि ये इसका है ढांचा, ये इसका ढांचा है? समाज का हमारा कोई ढांचा नहीं है, हमारी सोसाइटी का कोई ढांचा नहीं है, बस क्या है, इसमें लोग रहते हैं और लोग जो काम करते हैं हम उसको देखते हैं, हम उसको महसूस करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो सामाजिक संरचना होती है, जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू भी नहीं सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि सामाजिक संरचना जो होती है ना, उसकी कुछ उप संरचनाएं भी होती हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। सामाजिक संरचना जो होती है उसकी कुछ उप संरचनाएं भी होती है, ठीक है, उप लिखा है, हाँ ठीक है, उप संरचनाएं भी होते हैं। जैसे कौन सी उप संरचनाएं हो जाती है, हमारा फैमिली आ जाते हैं, हमारे नातेदार आ जाते हैं, हमारे धर्म आ जाते हैं और हमारे जाति भी आप इसमें ले सकते हो। यानी कि सोशल स्ट्रक्चर हमारा मेन क्या है, मेन चीजें क्या है, हमारी सभा है, हमारी संस्था है, लेकिन इनके अंदर भी क्या है, हमारे इनके अंदर परिवार आते हैं, हमारे नातेदार आते हैं, हमारी जाति आती है और हमारे धर्म भी इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये भी टॉपिक ले सकते हो कि सामाजिक संरचना की क्या है, कुछ उप संरचनाएं भी होती हैं। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो ये है कि सामाजिक संरचना क्या करती है, ढांचा बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि सामाजिक संरचना ढांचा बनाती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे आप इसमें एग्जांपल भी ले सकते हो, किस चीज का एग्जांपल ले लो आप, इससे कि एक मकान का एग्जांपल ले लो, ठीक है। मकान का आपको पता है किन की चीजों से बनता है, ईंट से बनता है, जो है कुछ पत्थर भी लगाए जाते हैं, सीमेंट लगाई जाती है और भी कई सारी चीजों से, लकड़ी वगैरह, इन सब का यूज भी हम क्या करते हैं, घर बनाने के लिए इनका सबका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा कि क्या करते हैं कि हमारे मकान को बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती हैं और ये सब मिलके क्या करती हैं, एक मकान का शेप बनाती हैं, उसको एक ढांचा जो है हमको हमारे सामने दिखता है जिसमें हम रहते हैं। समाज भी कुछ ऐसा ही होता है। जो समाज की इकाइयां कौन कौन सी हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। समाज की इकाइयां होती है, हमारे परिवार होते हैं, हमारे नातेदार होते हैं, हमारे रोल होता है, हमारा स्टेटस होता है, हमारी सभाएं होती हैं, हमारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये सब चीजें मिलकर क्या करती हैं, समाज का एक स्ट्रक्चर तैयार करती हैं। तभी तो हम लोग कह रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर। ये बात अलग है कि हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, लेकिन कहते तो है ना कि हमारे समाज का स्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरह का है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप इसमें जो ढांचा वाला पॉइंट है उसको भी आराम से ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो वो हमारा आ जाता है, चलिए आई होप इस वीडियो में दिख रहा हो नीचे, मेरे ख्याल से इसमें सामाजिक इकाइयां होगा यहाँ पर। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक इकाइयां होती है ना, उनका काम पूर्व निर्धारित होता है, यानी किसको क्या काम करना है ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, पूर्व निर्धारित होता है। आपको पता है कि हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें हमारा क्या आता है, फैमिली भी लेते हैं हम लोग और स्कूल भी ले सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जो परिवार है, जो हमारा स्कूल है, ये क्या करते हैं, हमारे समाज को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हमारे समाज इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। लेकिन क्या है कि जो परिवार है और जो स्कूल है, इन सभी के काम पहले से ही डिसाइड कर दिए गए हैं। फैमिली के काम आपको पता है, शादी ब्याह फैमिली में होती है, बच्चे पैदा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और क्या करते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं, ये तो आपको पता है। और स्कूल के क्या काम होते हैं, स्कूल में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, उसे समाज में रहने लायक बनाया जाता है,
उसको डिग्री मिलती है, पहचान मिलती है, नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है। लेकिन परिवार में ये सब चीजें नहीं मिलती हैं। परिवार के कुछ और काम है और स्कूल के कुछ और काम है। तो यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी हमारी समाज की इकाइयाँ होती हैं, सामाजिक इकाइयाँ होती हैं, उनके काम पहले से ही डिसाइड कर दिए गए होते हैं। जो फैमिली होती है वो कभी भी स्कूल का काम नहीं कर सकती है और स्कूल कभी फैमिली का काम नहीं कर सकता है। ये तो आपको पता है, सबके अपने अलग अलग जो काम इसमें डिसाइड कर दिए गए होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि हमारी सामाजिक संरचना जो होती है वो स्थायी होती है। आगे लिखती हूँ मैं, ठीक है। जो हमारा मेरे ख्याल से 4 पॉइंट हो गए थे, 5 पॉइंट आ जाएगा कि सामाजिक संरचना क्या होती है, स्थायी होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो सामाजिक संरचना होती है ना वो स्थायी होती है। स्थायी यानी कि परमानेंट होती है। हमारे क्या होता है, हमारे समाज में बहुत सारी इकाइयां हमें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन वो क्या है, वो सारी परमानेंट होती हैं। क्योंकि अगर समाज में से कोई भी एक चीज खत्म हो जाती है तो समाज ही टूट जाएगा। सिंपल सी बात है कि 6 ईंटें मिलकर किसी चीज का निर्माण करती हैं, उनमें से एक ईंट को हटा दें तो वो गिर जाएगा। जिसपे भी कोई चीज टिका रखी है, 6 ईंटों पे मान लो कि एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि 6 ईंटें हैं, उस पर हमने एक चीज को रख दिया है तभी वो चीज वहां पर टिकी हुई है। लेकिन उसमें से हम एक ईंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा और वो गिर जाएगा, जो भी चीज ईंटों के ऊपर रखी हुई है। वैसे ही सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर हमारा समाज बनता है। अगर उसमें से एक भी इकाई खत्म हो जाती है या हट जाती है या नहीं रहती है तो हमारा समाज बिखर जाएगा। इसी प्रकार से तो उन्होंने ये कहा है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो स्थायी होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम कर सकते हैं 6वां पॉइंट, सामाजिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, यानी कि सोशल जो प्रोसेस होती है ना वो चलती ही रहती है। कोई ना कोई चीज जो है हमारी उसमें चलती ही रहती है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, हमेशा ही चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है, कभी भी खत्म नहीं होती है। कैसे आप बात कर सकते हो इस चीज को लेकर, ठीक है। देखिए सामाजिक प्रक्रियाएं जो कभी भी रुकती नहीं है। जैसे क्या होता है, कभी ना कभी किसी, जैसे कि एक परिवार है और एक स्कूल है, मैं बता के हटी हूँ, परिवार है, स्कूल है, तो उनके बीच कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोसेस चलती रहेगी। या परिवार में कोई बच्चा पैदा होता रहेगा या फिर स्कूल में बच्चे का दाखिला होता रहेगा, स्कूल की एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, किसी से कोई अच्छे रिलेशन बन सकते हैं हमारे, किसी से कोई कंपटीशन चलता रहेगा। तो मतलब यही है कि सोशल स्ट्रक्चर में जो इकाइयां होती हैं उनके बीच कुछ ना कुछ जो है वो कंटिन्यू जो प्रोसेस है हमारी चलती ही रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो आ जाता है हमारा सामाजिक संरचना जो होती है वो इकाइयों देखिए जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है, जो सामाजिक इकाइयाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो जो हमारी इकाइयाँ होती हैं, जो सामाजिक इकाइयाँ होती हैं, उनके काम को हमें नहीं बताती हैं। वो हमें ये तो बताती हैं कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये नहीं बताती हैं कि जो सामाजिक इकाइयाँ हैं वो क्या क्या काम करती हैं। जैसे कि अभी आप कहोगे कि मैंने परिवार जो है, हमारा धर्म है या स्कूल है, उसके मैंने काम बता दिए, वो तो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मतलब हमको खुद ही, जो मैं सोसाइटी में रहती हूँ तो मुझे पता है कि सबके जो है वो, माफ कीजिएगा कुछ था, ठीक है, सबके कुछ ना कुछ जो है वो काम होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ हमको बताता है कि हमारा समाज इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये नहीं बताता है कि वो ये जो इकाइयाँ हैं वो क्या क्या काम करती हैं। वो तो हमको खुद ही, समाज में जब हम रहते हैं तो हमको खुद ही पता लग जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ भी आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं तो वो आ जाएगा कि, चलो एक पॉइंट और आ जाएगा इसमें, सामाजिक संरचना क्या होती है, पितृसत्तात्मक होती है। अब पितृसत्तात्मक जानता है कोई यहाँ पर? नहीं जानते? चलिए मैं बताती हूँ।
पितृसत्तात्मक वो होते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा मेल डोमिनेंट होता है। पितृसत्तात्मक परिवार आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। पितृसत्तात्मक परिवार वो होते हैं जिसमें जो मर्द होता है उसी की ही चलती है, लेडी की कोई बात नहीं चलती है। जो भी घर के डिसीजन लेने होते हैं, शादी ब्याह के या कोई भी फैसला लेना होता है, वो सिर्फ मर्द ही लेता है घर का, ठीक है। उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा पितृसत्तात्मक ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं कि जो हमारी सामाजिक संरचना है इसको हम 2 समीकरण में बांट लेते हैं, ठीक है। मैं ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ इसको। चलिए देखिए, जो हमारा सामाजिक संरचना है इसके 2 समीकरण होते हैं, ठीक है। इसके 2 समीकरण होते हैं। ये जो मैं लिख रही हूँ ना, आप इसको इसके नीचे लिखिएगा, बस मैं आपको पता है जगह की प्रॉब्लम से मैं ऊपर लिख रही हूँ। देखिए इसके 2 समीकरण हैं। पहला है 4 + 4 मिलकर क्या बनते हैं, 8 बनते हैं। दूसरा है 7 + 1 मिलकर क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए आपने देखा 4 और 4 क्या है, दोनों बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, दोनों बराबर मिलकर जो है 8 को बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पहली सिचुएशन में क्या है, पति और पत्नी की जो सिचुएशन है बराबर है, ऊंची नीची नहीं है। लेकिन दूसरे समीकरण में आप देखोगे तो क्या है कि यहाँ पर जो पति है वो बहुत भारी है और पत्नी बहुत ही कमजोर है। यानी यहाँ पर पति पत्नी की जो स्थिति है वो बराबर नहीं है। यहाँ पर बराबर है, 4 और 4 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा 7 और 1 यानी कि पति पत्नी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यहाँ पर जो मेन चीज आ रही है वो पितृसत्तात्मक की आ रही है, यानी कि पति की जो स्थिति है वो थोड़ी ज्यादा ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से अपने जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर का टॉपिक है कवर हो जाता है। मुझे पता है कि अब सब बच्चे भाग जाएंगे, सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको बोलूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई और टॉपिक है आपके पास तो वो भी बताइएगा, मैं आपको बनाकर जो है अपलोड कर दूंगी। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको वक्त मिले तो जो है वो मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहां पर मैंने सोशोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक, पॉलिटिकल के हो गए, MCQs हो गए, हिंदी व्याकरण हो गया, सब टाइप की वीडियो बनाकर, सब टाइप की जो टॉपिक है बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे जो हैं, दूसरे जो लोग हैं वो भी इस चीज का पूरा फायदा उठा सकें। और एंड तक बने हुए उसका मतलब ये है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।